हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश थे उनके बारे में बात कर ली थी। उनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे इसके बारे में बात कर ली थी। और उसके अलावा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि उस टाइम किस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम हुआ करता था, इन सब के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी के कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो हर टाइम पीरियड में सेम ही रहते हैं। जब भी हमें किसी भी टाइम पीरियड की अगर इकोनॉमी जाननी है तो उसकी हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी रहता है। जैसे कि पहला फैक्टर होता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का। दूसरा फैक्टर होता है व्यापार यानी कि उस टाइम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके की हुआ करती थी। इसके अलावा और भी जो उद्योग हैं, शिल्प हैं, इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, इससे हमें किसी भी टाइम पीरियड की इकोनॉमी के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है। फिर अगर हम लोग चाहे मौर्य काल की बात करें, चाहे गुप्त काल की बात करें, या फिर चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, या फिर चाहे हड़प्पा सभ्यता के टाइम की बात करें, हर टाइम की इकोनॉमी जानने के लिए इन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी जानने के लिए भी हम लोग इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला फैक्टर एग्रीकल्चर है। तो अब हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इस टाइम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो इस टाइम पर एग्रीकल्चर यानी कि जो भी कृषि व्यवस्था होती थी उनमें सिंचाई जो है वो नहरों के द्वारा की जाती थी। और नहरों का निर्माण राज्य यानी कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया, राज्य को ये लोग प्रांत कहा करते थे, उनके द्वारा ही नहरों का निर्माण किया जाता था। यानी कि प्रांत का प्रशासन इक्तेदार जो हुआ करते थे या सूबेदार जो हुआ करते थे वो संभालते थे। तो वो ही अपने प्रांत या अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सही करने के लिए नहरों का भी निर्माण करवाते थे। इसके अलावा जब तुर्कों का भारत में आगमन हो गया था उस टाइम हम देखते हैं कि कृषि में सिंचाई के लिए ईरानी रहट जो है उसका भी प्रचलन हो गया था। रहट जो है वो कुएं से पानी निकालने की एक व्यवस्था होती है, उसे ही रहट कहा जाता है। यानी कि अब जो सिंचाई है वो कुएं के पानी से भी की जाने लगी थी। पहले सिर्फ नहरों से की जाती थी, लेकिन अब ये लोग सिंचाई के लिए कुएं के पानी का भी प्रयोग करने लगे थे। बाद में हम देखते हैं कि तालाबों और कुओं से पानी निकालने के लिए ये लोग पशुओं का भी प्रयोग करते थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो पशु हुआ करते थे वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे, क्योंकि पशुओं के द्वारा ही ये लोग कुएं से पानी निकालते थे, पशुओं के द्वारा ही सिंचाई करवाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पशुओं का बहुत महत्व होता था। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके काल में हम लोग देखते हैं कि सस्यावर्तन की जो प्रक्रिया है उसको भी महत्व दिया जाने लगा था। सस्यावर्तन का मतलब होता है कि एक ही खेत में बहुत तरीके की फसलें उगाना, उसको ही सस्यावर्तन कहते हैं। यानी कि एक टाइम पीरियड में कोई एक फसल उगा लेना, फिर उसके बाद उसी जगह पे उसी खेत में दूसरी फसल उगाना, इस तरीके का सिस्टम हमें प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे खरीफ, रबी और जायद की फसलें होती हैं, वो तीनों एक ही खेत में कभी कभी की जा सकती हैं। तो इस तरीके की जो प्रथा है वो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल से शुरू की गई थी।
इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम पर बागान यानी कि जो फल होते हैं उनकी खेती को भी महत्व दिया जाने लगा था। यानी कि अब ये लोग और बाकी की फसलों के अलावा फलों की खेती जो है वो भी करने लगे थे। इब्न बतूता ने यहाँ की जितनी भी रबी और खरीफ की फसलें हैं उनका बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। यानी कि इब्न बतूना ने बताया है कि यहाँ पर किस तरीके की रबी और फसल की खेती की जाती थी, किस किस तरीके की व्यवस्था होती थी। तो उन सब के बारे में इब्न बतूता ने डिटेल में बताया है। इब्न बतूता जो है वो इसी टाइम पर भारत में आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि अब हम लोग शिल्प यानी उद्योग उस टाइम किस किस तरीके का हुआ करता था, किस किस तरीके के वो लोग सामान बनाया करते थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तुर्क शासक वर्ग जो है यानी कि जो तुर्क लोग थे वो भारत में आना शुरू हो गए थे, मैंने अभी बताया। और वो लोग ज़्यादातर शहरों में ही रहते थे, यानी कि वो लोग गांव में नहीं रहते थे, वो लोग शहरों में रहते थे। और जब वो शहरों में रहेंगे लेकिन वो शासक हैं तो उनकी आवश्यकताएं जो हैं वो भी बड़ी होंगी, महंगी होंगी। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि जो शिल्प है उसको बहुत ज़्यादा मांग शहरों में बढ़ने लगती है। यानी कि शहरों में अब उसका बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाने लगा था। इसी के कारण हम देखते हैं कि बहुत से नए नए जो शिल्प हैं उनका भी प्रचलन शुरू हो गया था। यानी कि ये जो तुर्क व्यापारी हैं वो लोग बाहर से आए थे तो उनकी आवश्यकताएं उसी तरीके की थी। तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में भी उनको अपने तरीके की, जिस तरीके की वो चीज़ें पहनते थे, जिस तरीके का सामान वो लोग पसंद करते थे, उस तरीके का सामान बनवाना भारत में भी उन्होंने शुरू कर दिया। इससे भारत में बहुत से नए नए शिल्प, नए नए उद्योग हम कह सकते हैं उनका शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि तुर्कों के आगमन के बाद ही भारत में चरखे का प्रचलन शुरू हुआ था। धनुक यानी कि जो धनुष बनाने वाले होते हैं उनको धनुक कहा जाता है, तो उनका भी प्रचलन इस टाइम पर शुरू हो गया था। इसके अलावा इसी टाइम पर हम देखते हैं कि बर्तन पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है यानी कि जो बर्तन पर कलई की जाती है उसका भी प्रचलन इसी टाइम में शुरू हुआ था। इसके अलावा जिल्द साजी की जो कला है वो भी शुरू हुई थी। इसके अलावा आशवन विधि के द्वारा शराब यानी कि अल्कोहल और इत्र जो होता है उसका निर्माण भी शुरू हुआ था। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री लिया होगा तो आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में 12th क्लास में पढ़ा होगा कि आशवन विधि के द्वारा अल्कोहल किस तरीके से बनाया जाता है। केमिस्ट्री में 12th क्लास में ये बहुत ही डिटेल में करवाया गया था। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग इसके मेथड को ज़रूर जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सैन्य क्षेत्र में ये लोग लोहे के रकाब का भी अब प्रयोग करने लगे थे। रकाब जो होता है वो जिससे घोड़े को बांधा जाता है उसे रकाब कहा जाता है। तो अब ये लोग लोहे के रकाब का प्रयोग करने लगे थे। इसके अलावा जो घोड़े की नाल होती है उसका भी प्रचलन इसी टाइम पर शुरू हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि तुर्कों के आगमन के बाद भारत में बहुत से नए नए तरीके के शिल्प, नए नए तरीके के उद्योग जो हैं उनका विकास होना शुरू हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यापार यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो तुर्कों के आगमन के पश्चात ही हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों में भी बदलाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो तुर्क व्यापारी आए थे तो उनसे बहुत सा सामान और दूसरे देशों में जहाँ से ये तुर्क व्यापारी आए थे वहाँ पर भी भेजा जाने लगा था। तो इस तरीके से व्यापार में भी हमें बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पश्चिम और मध्य एशिया तथा अफ्रीका के देशों के बीच व्यापार भी इस टाइम पर होने लगा था। इसके अलावा गांव और शहरों के बीच भी व्यापार के हमें प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया ये जो तुर्क लोग होते थे वो शहरों में रहा करते थे, जबकि ये जो सामान वगैरह बनाया जाता था वो ज़्यादातर गाँव में बनाया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गाँवों से अब शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा था। इसके अलावा ये जो तुर्क व्यापारी हैं वो पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा कुछ लोग अफ्रीका से भी आए थे। तो उन देशों के साथ भी अब व्यापार होने लगा था। अगर हम
आयात की वस्तुओं के बारे में बात करें, यानी कि आयात हम कौन कौन सी चीज़ों का इम्पोर्ट करते थे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि दूसरे देशों से भारत में दास यानी कि जो स्लेव होते हैं उनको मंगाया जाता था। इसके अलावा अल्कोहल भारत में बाहर से आती थी। इसके अलावा और भी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की धातुएं यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनका भी आयात हम दूसरे देशों से करते थे। इसके अलावा जो घोड़े होते हैं, इन सारी चीज़ों का आयात भारत में दूसरे देशों से किया जाता था। अब अगर हम निर्यात की मदों के बारे में बात करें, यानी कि भारत से दूसरे देशों को कौन कौन सी वस्तुएं बेची जाती थीं या फिर भेजी जाती थीं, तो उनमें जो दो वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली तो है खाद्यान्न, यानी कि खाने का जो सामान है वो भारत में दूसरे देशों को भेजा जाता था भारत से, और कपड़े जो हैं वो भी दूसरे देशों को भारत से भेजा जाता था। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक टाइम पर भारत जो है वो इतना ज़्यादा खाद्यान्न के क्षेत्र में वृद्धि करता था, यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पर खाद्यान्न पैदा होता था, इतने तरीके की फसलें होती थी, इतना ज़्यादा होता था कि हम लोग दूसरे देशों को निर्यात तक करते थे। जबकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू, उनको अमेरिका से भारत में खाना मंगाने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत का जो फूड सिस्टम जो था, यानी कि जो खाद्यान्न व्यवस्था थी, उसको कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, एग्रीकल्चर को कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है वो ही उस टाइम भारत की समृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक हम मान सकते हैं। तो इस टाइम पर इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, इतना ज़्यादा खाद्यान्न पैदा होता था कि हम लोग दूसरे देशों को खाना भेजते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, कौन कौन से बंदरगाहें प्रमुख थे पश्चिमी तट पर, जिनसे इन जो ये पश्चिम और मध्य एशिया और अफ्रीका के देश हैं उनको ये जो सामान है वो भेजा जाता था। तो इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाहें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लहरी, देवल, खंबात, इसके अलावा कालीकट, कोलोइन, ये जो प्रमुख बंदरगाहें हैं ये हमें पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं। इनसे ही पश्चिमी देशों को वस्तुएं जो हैं वो निर्यात और आयात की जाती थी। अगर हम कुछ प्रमुख व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के व्यापारी वर्ग देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक है मुल्तानी, दूसरा हो गया मारवाड़ी, ये आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में भी बहुत से सुने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुरासानी, बोहरा, बंजारा, शाह, जिन्हें महाजनी भी कहा जाता था, ये कुछ प्रमुख व्यापारी वर्ग हैं जो व्यापार यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो ये हम लोगों ने व्यापार के बारे में बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्के के बारे में, यानी कि मनी। सिक्के मतलब कह सकते हैं हम मनी, उस टाइम पर किस किस तरीके के सिक्के हुआ करते थे, अब हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्तनत काल में प्रारंभ से ही सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये जो प्रमुख शासक हैं इन्होंने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। अगर हम कुछ सिक्कों के बारे में बात करें तो कुछ सिक्कों को दांग और दिहंग इत्यादि जो सिक्के हुआ करते थे वो कम मूल्य के सिक्के हुआ करते थे, और ये भी भारत में हमें प्रचलित देखने को मिलते हैं। तुर्कों के आगमन के पश्चात एक बार फिर से शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये इतना जो है, ये दो लाइनें ये आप सिक्के के अंदर रखिएगा और यहाँ से आप लोग नई हेडिंग शहरीकरण डाल लीजिएगा। तो शहरीकरण के बारे में अगर हम बात करें, शहरीकरण भी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मतलब जो गांव से शहर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो तुर्कों के आगमन के पश्चात हम देखते हैं कि एक बार फिर से शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सबसे पहला जो शहरीकरण है वो मैंने बताया था आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में, हड़प्पा सभ्यता को पहला शहरीकरण कहा जाता है। दूसरा जो शहरीकरण है वो हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, और अब जो तीसरा शहरीकरण है जो हमें दिल्ली सल्तनत में तुर्कों
के आगमन के पश्चात देखने को मिलता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर हम कुछ प्रमुख कारक के बारे में बात करें, कैसे हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर शहरीकरण जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे शहरी शासक वर्ग आ गए थे, यानी कि शहरों में अब राजा जो हैं वो शासन करने लगे थे। इसके अलावा शिल्प और खाद्यान्न अधिशेष, यानी कि अधिशेष का मतलब होता है जो बच जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लोग जितना भी व्यापार करते थे उसके बाद जो बचने लगा था, जितना भी अधिशेष बचता था, वो भी अब यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ व्यापार भी किया जाने लगा था, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार भी किया जाने लगा था। इसके अलावा बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ हैं, तो इन सब की शुरुआत होने लगी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शहरीकरण भी इस टाइम पर शुरू होने लगा था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में बात कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।